Hello subscribers and my dear student, lesson 6 part 2 हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इससे पहले का हम एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके थे ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट भी ये प्रूफ करता है कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। तो हमारे सिलेबस में दो ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ग्रिफ्थ एंड हर्शे एंड चेज। तो देखें हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। बाय दिस एक्सपेरिमेंट दे ग्रो सम viruses in a medium that contain the radioactive phosphorus and radioactive sulfur in bacteriophage virus। तो देखें ये एक्सपेरिमेंट जो होता है ये 3 स्टेप में पूरा होता है। देखें 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है इन्फेक्शन और दूसरा स्टेप हम देखेंगे ब्लेंडिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं, और तीसरा स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। ये 2 बैक्टीरियोफेज वायरस हैं। इन दोनों बैक्टीरियोफेज वायरस में जैसे कि हम देख रहे हैं, एक बैक्टीरियोफेज वायरस में रेडियो एक्टिव सल्फ़र 35 लिया गया है और दूसरा जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, इसमें रेडियो एक्टिव 32 फॉस्फोरस लिया गया है। तो इसके अंदर 2 अलग अलग तरीके के रेडियो एक्टिव मटेरियल, एक में हम देख रहे हैं P32 फॉस्फोरस 32 और दूसरे में हम देख रहे हैं सल्फ़र 35 जेनेटिक मटेरियल लिया गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पहला प्रोसेस है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, जैसे कि हम देख रहे हैं ये एक बैक्टीरियल सेल है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, जैसे हम देख रहे हैं ये बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज वायरस अपना अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म कर रहा है। इसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन के बाद देखें यहाँ पर ये प्रोसेस हो गया इन्फेक्शन के बाद हम देख रहे हैं ब्लेंडिंग वाला सेकंड स्टेप है। इसमें हम देख रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए और वायरस का डीएनए, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए सेल के अंदर आ चुका है। इसके बाद हम देख रहे हैं थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। देखें थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है कि इसके अंदर हम एक बैक्टीरियल ओथ कल्चर बनाते हैं। उस कल्चर को हम हाई स्पीड रोटेशनल डिवाइस के ज़रिए सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूज़ करने का मतलब होता है किसी चीज़ को घुमाना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जब हमने इस बैक्टीरियल कल्चर को, जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज वायरस हमने रेडियो एक्टिव मटेरियल के फॉर्म में छोड़ा है, तब हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो रिज़ल्ट हम देख रहे हैं पहला, जिसमें नो रेडियो एक्टिविटी S35 डिटेक्टेड इन द सेल, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देख रहे हैं इसी में ही रेडियो एक्टिव S36 डिटेक्टेड इन सुपरनाटेंट, यानी सल्फ़र 35 की जो रेडियो एक्टिव नेचर है वो सुपरनाटेंट में दिखाई दे रही है और यहाँ पर बैक्टीरियल सेल के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी हमने देखा रिज़ल्ट देखा हमने बैक्टीरियोफेज वायरस जिसके अंदर S35 लिया गया है। अब हम दूसरी तरफ हम देखते हैं फॉस्फोरस 32 में यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो देखें, रिज़ल्ट है रेडियो एक्टिव P32 फॉस्फोरस 32 डिटेक्टेड इन द सेल। यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर डिटेक्टेड हो रही है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी सुपरनाटेंट के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनाटेंट। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सुपरनाटेंट में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन
बैक्टीरियल सेल के अंदर फॉस्फोरस के केस में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रूफ करता है कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम देखें कि सल्फ़र जो है वो बैक्टीरियल कंपोनेंट नहीं, ये डीएनए का कंपोनेंट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर ऐसा है। और अगर हम देखें यहाँ पर कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस डीएनए का कंपोनेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पर हमें रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरियल सेल के अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी सुपरनाटेंट में नहीं दिखाई दे रही है, जिससे ये कंफर्म होता है कि डीएनए इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। एग्ज़ाम में हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट बहुत आता है, तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट को देखें इस डायग्राम सहित। ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है और इसका रिज़ल्ट आखिर में लिखना ज़रूरी होता है। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट का डायग्राम ध्यान से देखें कि ये दोनों बैक्टीरियोफेज वायरस हैं, एक के अंदर सल्फ़र 35 और एक के अंदर फॉस्फोरस 32 नाम का रेडियो एक्टिव लिया गया है। अब देखें यहाँ पर ये स्टेप इन्फेक्शन, ध्यान से देखेंगे ये डायग्राम इन्फेक्शन का बनेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं ये है इन्फेक्शन प्रोसेस। इन्फेक्शन प्रोसेस के डायग्राम के बाद अब देखें यहाँ पर ये दूसरा जो है वो है ब्लेंडिंग। देखें ब्लेंडिंग बिल्कुल यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही है, ये सेकंड स्टेप है ब्लेंडिंग। इसके बाद थर्ड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। देखें ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये जो है थर्ड स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन है। और इसके बाद इसका जो है रिज़ल्ट, एग्ज़ाम में अगर आप लोगों ने रिज़ल्ट नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसीलिए ध्यान से सुने, इसका रिज़ल्ट लिखना ज़रूरी होता है। रिज़ल्ट हम देख चुके हैं S35 के केस में, दोबारा देख लें, नो रेडियो एक्टिविटी इज़ डिटेक्टेड इन द सेल बट रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनाटेंट। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर देखें जो रिज़ल्ट ये है कि रेडियो एक्टिविटी in phosphorus 30 in the cell but in no radioactivity detected in the supernatant. I think that all of you have understood this experiment. Okay, now next अभी हम देखेंगे RNA, स्ट्रक्चर ऑफ RNA। देखें ध्यान से, DNA के अभी हम कंपोनेंट समझ चुके थे, इसी तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ RNA है। RNA इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट। जैसे डीएनए 3 कंपोनेंट से मिलकर बना था, आरएनए भी 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। तो देखें फर्स्ट कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस की हम देख रहे हैं 2 टाइप हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन हम देख रहे हैं इसके 2 नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन एंड गुएनिन। एंड पिरिमिडिन में साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट आरएनए का। सेकंड कंपोनेंट है आरएनए का शुगर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं राइबोस शुगर आती है। सेकंड कंपोनेंट राइबोस शुगर। इसी तरीके से फॉस्फेट में हम देखेंगे इट कंटेन, थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट, इट कंटेन द फॉस्फेट ग्रुप थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज। अब देखें आरएनए की जो टाइप होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो देखें इट अकर्स इन 3 टाइप्स। सबसे पहला आता है mRNA। mRNA में स्मॉल m से लिखा जाता है। mRNA की फुल फॉर्म है मैसेंजर RNA एंड ब्रिंग्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद हम देखते हैं tRNA ट्रांसफ़र RNA, इट एक्ट एज ए ट्रांसफ़र ऑफ RNA एंड हेल्पफुल इन बाइंडिंग विद अमीनो एसिड। इसके बाद हम देखते हैं RNA में स्मॉल r लिखा जाएगा। राइबोसोमल RNA इज ए स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो अभी हमने देखा यहाँ पर RNA की 3 फॉर्म हैं, RNA 3 फॉर्म में है, mRNA, tRNA और RNA। इसके बाद हम देखते हैं 2 एंजाइम, जैसे DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज। अच्छा पॉइंट है, DNA पॉलीमरेज द एंजाइम इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर DNA रेप्लिकेशन। जो एंजाइम DNA रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है उसे कहते हैं DNA पॉलीमरेज। रेप्लिकेशन का मतलब एक पेरेंट DNA से 2 DNA की स्ट्रैंड खुलकर 2 DNA में बदल जाना, DNA रेप्लिकेशन कहलाता है। नाउ RNA पॉलीमरेज
दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन का काम करता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए बाय डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कौन से एंजाइम से होता है? आरएनए पॉलीमरेज। और रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कौन से एंजाइम से होता है? डीएनए पॉलीमरेज। तो अभी हमने दोनों एंजाइम देखे, आरएनए की स्ट्रक्चर देखी। अब हम देखते हैं ये, देखें ये डायग्राम एग्जाम में 2 मार्क्स में आता है, इसको ध्यान से देखेंगे। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। देखें स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए, इसको ध्यान से देखें और इस डायग्राम को आप लोगों को बनाना है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये जो डायग्राम है टीआरएनए, देखें ये है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। इसमें देखें एक ही सिंगल स्ट्रैंडेड है ये, और सिंगल स्ट्रैंडेड होने के साथ साथ एक सिंगल स्ट्रैंड 5' से शुरू होता है, और 5' से शुरू होते हुए ये लूप बनाता हुआ इसे डी लूप कह रहे हैं। और नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पर ये एंटीकोडोन लूप आ गया, इसके बाद फिर वेरिएबल लूप हो गया, और उसके बाद टी लूप हो गया, और यही एक स्ट्रैंड घूमते हुए 3' पर ख़त्म हो गया। यानी 5' से शुरू हुआ और 3' पर ख़त्म हो गया। तो इसकी स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखें, टीआरएनए की मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए एग्जाम में आ जाती है। सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन लूप फॉर्मेशन इसके अंदर हो रही है। देखिए 5' से चला, यहाँ पर पहला लूप बन गया डी लूप, इसके बाद फिर यहाँ पर एंटीकोडोन लूप बन गया, और एंटीकोडोन लूप में यहाँ पर एंटीकोडोन में हम यहाँ पर कुछ नाइट्रोजनस बेस दिखा देंगे, जैसे एडेनिन दिखा दिया, साइटोसिन दिखा दिया, यूरेसिल दिखा दिया। इसमें एंटीकोडोन लूप के अंदर हमने यहाँ पर बॉन्ड दिखा दिए। इसी तरीके से हम देख रहे हैं वेरिएबल लूप बन गया, वेरिएबल लूप के बाद फिर टी लूप बन गया, और फाइनली अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट 3' पर ये ख़त्म हो गया। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में आ जाती है। मैं समझता हूँ आप लोगों ने इसको ध्यान से देख लिया, और ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं द प्रोसेस इन विच डीएनए पॉलीमरेज डीएनए ग्रो डीएनए गवर्न्स इट्स सिंथेसिस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, आगे का टॉपिक अभी देखते हैं जेनेटिक कोड। देखें जेनेटिक कोड बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम सिंगलेट कोड ले लें। सिंगलेट कोड में हम देख रहे हैं जैसे ये बन गए AGCU, ये हो गए सिंगलेट कोड। इसके बाद देखें डबलेट कोड। डबलेट कोड बनाने का भी सबसे आसान तरीका है AGCU एक तरफ लिखें जैसे यहाँ लिखा है, और AGCU ये आ गया। तो AGCU और AGCU को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैपिटल A तो ये आ गया, कैपिटल A और G मल्टीप्लाई कर दिया तो AG आ गया, और A की C से मल्टीप्लाई कर दिया तो AC आ गया, A की U से मल्टीप्लाई कर दिया AU हो गया। तो एक लाइन पूरी हो गई। अब इसके बाद हम देख रहे हैं G की A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी तरीके से सब मल्टीप्लाई करते करते ये ब्लॉक बना लिया हमने। G की A से मल्टीप्लाई की तो GA GG और GC और GU। इसी तरीके से C की मल्टीप्लाई ऊपर वाली लाइन से करेंगे AGCU से, इसी तरीके से U की मल्टीप्लाई AGCU से करेंगे। तो फाइनली हमें ये डबलेट कोड मिलके तैयार हो गया। अब देखें ट्रिपलेट कोड। ट्रिपलेट कोड बनाने के लिए यहाँ पर ये जो ब्लॉक बन के तैयार हुआ, जिसमें हम देख रहे हैं जिसमें 16 यानी कैपिटल A से लेकर कैपिटल U तक 16 जो हैं हमें डबलेट कोड मिले हैं। तो इसको हम इन 16 को हम 4 बार लिखेंगे। तो देखें यहाँ पर 64 की पूरी एक टेबल बनेगी। जैसे यहाँ लिखा है ना, देखें कैपिटल A तो यहाँ लिख दिया, कैपिटल AG तो AG आ गया, AC आ गया, AU आ गया। तो इस तरीके से पूरा ब्लॉक 4 बार लिखना है, यही ब्लॉक 4 बार लिखना है। देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 लाइनें आ गई। इसी तरीके से इसे उतारो यहाँ पर 1 2 3 4, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं 1 2 3 4 लाइन आ गई। फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 4। ये डबलेट कोड को 4 बार लिख लें।
फिर इसके बाद पहला अल्फ़ाबेट लिया है ए, तो हम देख रहे हैं ए। तो इस कोडोन में देखिए यहाँ पर चारों में सबसे पहले ए लिखा है। इसमें भी देखें, पहली लाइन में सबसे पहले ए लिखा है, दूसरी लाइन में सबसे पहले ए लिखा है, तीसरी लाइन में सबसे पहले ए लिखा है, चौथी लाइन में सबसे पहले ए लिखा है। अब देखें दूसरा है जी, तो जी के लिए देखें 5वीं लाइन ही आ गई। इसमें अब 4 लाइन तक जी लिखना है। सबसे पहले जी देखें यहाँ 1, दूसरी लाइन में भी जी, तीसरी लाइन में भी जी, चौथी लाइन में भी जी आ गया। इसके बाद देखो तीसरा सी, तो सी के लिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 लाइन में सी आएगा। देखें सब में सी आ गया, दूसरी लाइन में सी आ गया, सब में सबसे पहला अल्फ़ाबेट, तीसरी लाइन में भी सी आ गया, चौथे में भी सी आ गया। इस तरीके से अब अगला जो कोडोन है वो है यू। तो यू में देखें आखिरी की 4 लाइन, पहली लाइन यहाँ पर हम देख रहे हैं यू सबसे पहला अल्फ़ाबेट है, दूसरी लाइन में भी यू सबसे पहला अल्फ़ाबेट है, तीसरी लाइन में भी यू सबसे पहला अल्फ़ाबेट है, और चौथी लाइन में भी यू सबसे पहला अल्फ़ाबेट है। तो इस तरीके से 64 कोडोन हमारे बन के तैयार हो गए। अब इन कोडोन में हम देखें जैसे ट्रिपल यू फिनाइलमीन के लिए है और डबल यू जी फिनाइलमीन के लिए है। तो ये देखें ये यहाँ पर हमारे आ गए कोडोन ए यू यू, ए यू सी, ए यू ए, ये है हमारे इलेलाइन अमीनो एसिड्स के लिए कोडोन है। इसी तरीके से यू यू ए, यू यू जी, सी सी यू, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, ये ल्यूसिन के लिए हो गए। इसी तरीके से जी यू यू जी, यू सी, जी यू ए, जी यू जी, ये वैलिन नाम के अमीनो एसिड के लिए हो गए। इसी तरीके से यू सी यू, यू सी सी, यू सी ए, यू सी जी, ये सेरीन के लिए हो गए, सेरीन अमीनो एसिड है। सी सी यू, सी सी जी, सी सी ए, ट्रिपल सी, ये प्रोथ्रोम्बिन अमीनो एसिड के लिए हो गए। इसी तरीके से हम देखें ए सी यू, ए सी सी, ए सी ए सी जी, थ्रोम्बिन के लिए हो गए। इसी तरीके से सी सी, जी सी यू, जी सी सी, जी सी ए और जी सी जी एलेनाइन नाम के अमीनो एसिड के लिए हो गए। और यू ए यू, यू ए सी ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए हो गए। सी ए यू, सी ए सी हिस्टामीन अमीनो एसिड के लिए हो गए। इसी तरीके से डबल ए यू, डबल ए सी एस्पार्टिक एसिड अमीनो एसिड के लिए हो गए। और ट्रिपल ए एंड डबल ए जी लाइसिन नाम के अमीनो एसिड के लिए हो गए कोडोन। इसी तरीके से जी ए जी ये साइटोसिन के लिए हो गए। यू जी यू, यू जी सी साइट, ये सिस्टीन अमीनो एसिड के लिए हो गए। और जी जी यू और जी जी सी, जी जी ए, ट्रिपल जी ग्लाइसिन अमीनो एसिड के लिए हो गए। यू जी जी ट्रिप्टोफैन के लिए हो गए। और ए जी यू और ए जी सी सेरीन नाम के अमीनो एसिड के लिए हो गए। तो अभी हमने देखा ये सारे हमारे कोड। इसके बाद हम देखते हैं आगे। देखें यहाँ सी जी यू, सी जी सी, सी जी ए, सी जी जी, ए जी ए और ए जी जी, ये आर्गेनाइन एक अमीनो एसिड होता है उसके लिए हो गए। अब इसमें देखें ध्यान से ए यू जी कोड फॉर मीथियोनाइन एंड जी 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 ये अमीनो एसिड हो गया, ग्लाइसिन के लिए कोड होता है ये। इसी तरीके से कुछ कोडोन जो हैं और भी हैं, मैं सब आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन AUG मेथियोनाइन और ट्रिपल जी ग्लाइसिन के लिए है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं। अब इसके बाद एग्ज़ाम में पूछते हैं व्हाट आर यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड द कोड विच आर नियरली यूनिवर्सल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन। जैसे एग्जाम्पल है ट्रिपल यू कोड फॉर फिनाइलमीन इज कॉल्ड यूनिवर्सल कोड। तो अभी हमने देखा एग्जाम में पूछते हैं यूनिवर्सल कोड कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया और ह्यूमन के लिए एक ही होता है। ट्रिपल यू जैसे फिनाइलिन नाम का अमीनो एसिड। इसी तरीके से आते हैं, देखें यहाँ पर अनएम्बिजियस का मतलब है वन कोडोन कोड ओनली वन अमीनो एसिड। दोबारा सुने, वन कोडोन कोड ओनली वन अमीनो एसिड, सो दे आर कॉल्ड अनएम्बिजियस। So they are called unambiguous.
दोबारा सुने, अनएम्बिजियस, वन कोडोन कोड ओनली, वन कोडोन कोड ओनली